नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज आपको कहानी सुनाऊंगा कैसे सिक्किम का भारत में विलय हुआ और सिक्किम 14 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बन गया। लेकिन ये सब बहुत आसानी से नहीं हुआ, जैसा कि अभी तक एक इम्प्रेशन है। बहुत से लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि किन परिस्थितियों में और कैसे भारत में विलय हुआ सिक्किम का, और चीन ने कैसे होने दिया, अमेरिका की क्या राय थी, इन सब पर बात करेंगे। तो चोग्याल वंश के पहले स्पिरिचुअल किंग उनको कहा गया बने 1642 में। उसके बाद चोग्याल वंश का राज चलता रहा और ये बदलाव हुआ 1975 में। पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ये सिक्किम के राजा बने। अब समस्या इनके राजा बनने के साथ ही शुरू हो गई सिक्किम में। इनकी पत्नी अमेरिकन सिटीज़न थी, जो शादी करके वहीं सिक्किम में इनके साथ बस गई। इनकी पत्नी की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा बहुत थी। राजा से ज़्यादा इनकी पत्नी जिनका नाम था होप कुक, उनकी चलती थी, और उसकी वजह से सिक्किम के नागरिकों में बड़ा असंतोष था। और ये बता दें कि ये नामग्याल जो हैं ये भूटिया समुदाय के लोग हैं, और ये तिब्बत से 14वीं शताब्दी में सिक्किम आए थे। तो सिक्किम का भारत में विलय हो, ये सिक्किम के लोग चाहते थे, और इसका दबाव लगातार राजा पर बढ़ रहा था कि राजवंश ख़त्म किया जाए, डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए, चुनी हुई सरकार बने। लेकिन इस राज्य में, इस क्षेत्र में चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। चीन हर हालत में उसकी नज़र सिक्किम पर थी। जैसे उसने तिब्बत पर कब्जा किया, उसी तरह से सिक्किम पर कब्जा करना चाहता था। अब सिक्किम हमारे लिए जियोपॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप से कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। सिक्किम के पूरब में भूटान है, भूटान की सीमा लगती है, और भूटान पर भी नज़र है चीन की। अभी डोकलाम का विवाद आपको याद होगा, इसी वजह से हुआ। चीन इन सब इलाकों पर अपना कब्जा करना चाहता है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके अनुसार वो अपनी सीमा से लगे भारत के सारे राज्यों पर कब्जा करना चाहता है, और उसके लिए वो जब तब जो है ये दावा करता रहता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा इलाका है। तो चीन के पूरब में भूटान है, उत्तर में जो है तिब्बत है, और पश्चिम में नेपाल है। नेपाल और भूटान से सिक्किम का सीमा विवाद लंबे समय से चलता रहा है। एक समय जो है नेपाल ने सिक्किम के पश्चिमी इलाके में कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसको ब्रिटिश, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार थी, उसने छुड़ाया, वो हिस्सा वापस सिक्किम को दिलाया, और एक संधि की, और सुरक्षा की संधि कि अंग्रेज़ जो है वो सिक्किम की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसके बदले में सिक्किम उन अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश शासकों को भूटान में व्यापार करने और भूटान से तिब्बत तक सड़क बनाने की इजाज़त देगा, जिसके लिए सिक्किम तैयार हो गया। तो दो संधियां हुई थी, एक 1817 में, दूसरी 1861 में। पहली संधि में नेपाल से वो हिस्सा सिक्किम का वापस दिलवाया, और दूसरी ट्रीटी में ये अधिकार लिए वहाँ व्यापार करने और तिब्बत तक सड़क बनाने का। सिक्किम के भारत में विलय की जो बातचीत है, जो चर्चा है सिक्किम में भारत में 1962 से चल रही थी। जब 1962 के युद्ध में चीन से भारत हार गया, उसके बाद से ये लगने लगा कि जो चीन से लगे हुए सीमावर्ती इलाके हैं उनके बारे में भारत को स्ट्रेटजिक रूप से सोचना चाहिए। तो 1975 में जब सिक्किम की जनता का दबाव बढ़ने लगा कि राजशाही ख़त्म हो और उसके बाद जो है डेमोक्रेसी की स्थापना हो, तब मजबूर होकर सिक्किम के राजा को जनमत संग्रह कराना पड़ा। ये पूछा गया, एक ही सवाल था कि भारत में विलय चाहते हैं या नहीं। 67% पोलिंग हुई, जिसमें से 97% लोगों ने कहा कि वो भारत में विलय चाहते हैं। तो अब राजा के सामने कोई रास्ता बचा नहीं था, लेकिन राजा की रानी यानी होप को, उनको ये मंजूर नहीं था। उनको मालूम था कि सल्तनत चली जाएगी, राजपाट चला जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा। तो रानी ने एक तरह से राजा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूरे जनमत संग्रह को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जब ये कर दिया तो वहाँ जो है लगभग गृह युद्ध की जैसी स्थिति आ गई। लोग सड़कों पर आ गए, राजा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा।
लेकिन उस समय जो सिक्किम के प्रधानमंत्री थे वो भारत समर्थक थे और वो थे लेंडुप दोरजी। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो रिज़ल्ट था जनमत संग्रह का उसकी प्रति उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजी। बोला कि यहाँ स्थिति खराब हो रही है, अच्छा होगा कि आप इस प्रस्ताव को जो जनमत संग्रह का नतीजा है इसको स्वीकार कर लें और आगे की कार्रवाई करें। उसके बाद भारतीय सेना सिक्किम पहुँच गई। राजा ने आरोप लगाया कि हमारी 400 की सेना थी, कुल 400 की सेना थी, उसको जो है निहत्था कर दिया भारतीय सेना ने और जबरन कब्जा कर लिया है। यही आरोप चीन ने लगाया। चीन ने कहा कि भारत सिक्किम पर जबरन कब्जा कर रहा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका जनमत संग्रह से पहले उनको बरगलाने, उनको बहकावे में डालने की कोशिश भारत ने की, जिसमें वो कामयाब रहा। इसलिए इस जनमत संग्रह को नहीं माना जाना चाहिए। भारत का एक तरह से सिक्किम पर अनाधिकार जो है वो दावा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत तेज़ी से काम किया। भारतीय सेना वहाँ पहुँच गई, राजा की सेना को जो है निहत्था कर दिया और एक तरह से भारतीय सेना का वहाँ नियंत्रण हो गया। जब चीन ने बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाया तो इंदिरा गांधी ने चीन को याद दिलाया कि तिब्बत में उसने क्या किया था। उन्होंने कहा तिब्बत में जो चीन ने किया था सिक्किम में हम नहीं कर रहे हैं। सिक्किम की जनता भारत के साथ विलय चाहती है, उनके इस फैसले का भारत सरकार सम्मान कर रही है। इसलिए हम न कोई जबरन कब्जा कर रहे हैं, न हमने इस तरह की कोशिश की। हम चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसलिए दूसरे डेमोक्रेटिक किंगडम के लोगों की जो राय है, उनकी जो पसंद है, उसका सम्मान कर रहे हैं, उनके फैसले का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन चीन शांत नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ है। वो लगातार बार बार जो है ये दावा करता रहता है, सिक्किम पर भी, भूटान पर भी, लद्दाख पर भी, अरुणाचल पर भी ये दावे उसके चलते रहते हैं। चोग्याल ने चीन से मिलकर एक और आरोप लगाया भारत सरकार पर कि ये जनमत संग्रह उन्होंने कहा कि गलत है, इसलिए कि भारत का निर्वाचन आयोग ये जनमत संग्रह करा रहा था और स्थानीय प्रशासन जो सिक्किम का है वो, यानी प्रधानमंत्री और राजा में मतभेद थे इस मुद्दे पर बड़े स्पष्ट तरीके से। और राजा से भी ज़्यादा ये अभियान चला रही थी विलय न हो उनकी पत्नी होप को। लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर होने लगी, लोग सड़कों पर आ गए, राजा के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी और जो है हिंसक झड़पें होने लगी, तब खुद चोग्याल को कहना पड़ा भारत से कि भाई आप टेक ओवर कर लीजिए वरना बचना मुश्किल है। भारत सरकार ने कहा कि हम टेक ओवर करने के लिए हमने सेना नहीं भेजी है। जो परिस्थिति बन गई है सिक्किम में, उसमें राजा और राज परिवार की सुरक्षा के लिए हमने भारतीय सेना को भेजा है। इस तरह से आज़ादी के 28 साल बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जब चीन ने शोर मचाना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने की कोशिश की, तो अमेरिका ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अमेरिका ने वही बात कही जो भारत सरकार कह रही थी कि सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ है, वहाँ की आम जनता का जो फैसला है भारत सरकार उसका सिर्फ सम्मान कर रही है, उसी के अनुसार उसने कदम उठाया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है भारत ने। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर रोक लगाने के लिए ये जब 22वां राज्य बना, उसके बाद एक वाकया है मशहूर समाजवादी नेता मधुलिमय का। मधुलिमय ने एक बार बातचीत में कहा कि जो राजघाट पर जितनी समाधियां बनी हैं उसमें गांधी जी और इंदिरा गांधी 2 लोगों की समाधि छोड़कर बाकी सब पर ट्रैक्टर चलवा देना चाहिए। और ये बातचीत 1975 के आपातकाल के बाद हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी इस देश की अकेली प्रधानमंत्री हैं, उस समय तक की बात थी, जिन्होंने भारत के नक्शे में कुछ जोड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी की समाधि को नहीं गिराया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि इतिहास में जो गलती इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वो गलती उन्होंने नहीं दोहराई। अमेरिकी एम्बेसडर ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट को उस समय जो चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया कि अगर जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के प्रस्ताव को मान लेते तो सिक्किम 1947-48 में ही भारत का राज्य बन गया होता। तो सिक्किम अगर आज़ादी के तुरंत बाद भारत का राज्य नहीं बन पाया, तो उसकी एकमात्र वजह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की
जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर पॉलिसी थी वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। दरअसल बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू की नॉर्थ ईस्ट को लेकर कोई स्पष्ट नीति थी ही नहीं, और वो उसको उस बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे। यही वजह है उनके इसी रवैये के कारण 1962 का युद्ध हुआ चीन से, और हम चीन से वो युद्ध हारे। अगर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बात सुनी होती तो सिक्किम पहले ही आ गया होता भारत के पास। और आप कल्पना कीजिए कि अगर 1975 में भी ऐसा न हुआ होता तो आज चीन का कब्जा होता सिक्किम पर, जैसे तिब्बत पर हो गया। तब हमारी स्थिति क्या होती? तो ये बात समझने की है कि केवल मामला सिक्किम का नहीं है, जम्मू कश्मीर का है, तिब्बत की नीति को लेकर है, और कई मामलों में जो है चीन से संबंध को लेकर है। उन सब मामलों पर आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सरदार पटेल आपको बहुत दूरदर्शी नज़र आएंगे, थे भी वो, और उनकी दूरदर्शिता कि वो भविष्य में क्या होने वाला है, जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी, इसका उनको आभास पहले से था, उसका अंदाज़ा था। उनको पता था कि चीन धोखा देगा, उनको पता था कि जो तिब्बत पर कब्जा करेगा जबरन, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मानने को तैयार नहीं थे। और उनके उस ढुलमुल रवैये का, उनकी इस नीति का नुकसान पूरे देश ने भुगता और अभी तक भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नासूर की तरह बन गया है जम्मू कश्मीर का। अगर वो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा न किया होता तो शायद आज स्थिति दूसरी होती जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन इतिहास से सबक सीखना ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों का है कि भाई हर गलती में आप नेहरू को ढूंढ लेते हैं, फलाने को ढूंढ लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि किसको ढूंढ लेते हैं, ये नेहरू की गलती ढूंढने का सवाल नहीं है, ये है देश के भविष्य का सवाल कि हमने अतीत में जो गलतियां की हैं उससे सबक लेकर भविष्य में उस गलती को न दोहराएं। इसके लिए इन चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है इन बातों का जिक्र कि आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिन मुश्किलों में हैं, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन सी नीतियां जिम्मेदार थीं, ये पता होना चाहिए। भारत के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज जो विषम परिस्थिति है बॉर्डर पर कई जगह, सीमा को लेकर, चाहे पाकिस्तान को लेकर, चाहे चीन को लेकर, उसकी जड़ में कौन है। तो इसलिए इन बातों का, इन घटनाओं का, अतीत के इन रहस्यों से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।